आज हमारी आमदनी बढ़नी शुरू हो गई है। इस कोरोना वायरस के बावजूद हमारी जुलाई के अंदर जो टैक्स कलेक्शन है वो टारगेट सेट किया था उससे ज़्यादा हुई है और आगे और बेहतर हालात नज़र आ रहे हैं। और जैसे जैसे हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलेगी तो इंशाल्लाह हमारी टैक्स कलेक्शन भी बढ़ती रहेगी और रोज़गार भी लोगों को मिलता रहेगा। और हमारा जो और खुशाइन चीज़ है, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़नी शुरू हो गई हैं। जो दुनिया के अंदर सारी दुनिया में एक्सपोर्ट्स को नुकसान हुआ है कोरोना वायरस की वजह से, तो ये हमारे लिए बड़ी, फिर से मैं कहूँगा, खुशाइन चीज़ है कि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़नी शुरू हो गई है, हमारी टैक्स कलेक्शन ऊपर चली गई है, हमारी स्टॉक मार्केट ऊपर चली गई है, सीमेंट की सेल्स ऊपर चली गई, इसका मतलब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुरू हो गई है। और इंशाल्लाह आगे जो हम अब देख रहे हैं कि हालात अब मज़ीद बेहतर होते जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानज़ादा। आप सबको यौम आज़ादी मुबारक हो। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज अच्छे मुस्तकबिल की खबर सुनाई, साथ ही बिजली बनाने वाली कंपनी से नए मुआहदों की नवीद सुनाई और बिजली की कीमतों में कमी की उम्मीद दिलाई। मुज़ाकरात चल रहे थे गवर्नमेंट के और इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के, तो मैं जो चौथी मुबारक अपनी कौम को देना चाहता हूँ कि ये तवील मुज़ाकरात के बाद हमारी कल एग्रीमेंट हो गई है, इनसे मुआहदा हो गया। इसकी डिटेल्स तो हमारी टीम्स आपको बताती रहेंगी, लेकिन इसका अब आपके अवाम के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे जो बिजली की जनरेशन की कीमत है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। और जब वो बिजली की जनरेशन की कीमत कम होगी, ये फ़ायदा हमारी इंडस्ट्री को भी होगा और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अवाम को भी होगा। वज़ीर आज़म अच्छे मुस्तकबिल की खबर सुना रहे हैं। 1947 में दो मुल्क बरतानवी राज से आज़ाद हुए, पाकिस्तान और भारत। फिर 1971 में बांग्लादेश बना। पाकिस्तान में हम आज भी माजी में जी रहे हैं कि हमारी एयरलाइन 70 की दिहाई में अच्छी थी, स्टील मिल बेहतरीन थी, मईशत तरक्की कर रही थी, 60 की दिहाई में इंडस्ट्री बेहतरीन थी। क्या बाकी ममालिक का हाल भी ऐसा ही है कि बाकी ममालिक भी माजी में जी रहे हैं? क्या हम माजी में अच्छे थे, हाल में बुरे हैं, या फिर उन्होंने अपने हाल को बेहतर किया? भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश का मवाजना करते हैं। हम आपको पाकिस्तान, भारत और चीन का मवाजना दिखा चुके हैं। चीन तो बहुत आगे निकल गया। आइए बांग्लादेश को शामिल करते हैं। 1988 में भारतीय जीडीपी 297 अरब डॉलर्स थी और पाकिस्तानी जीडीपी यानी मईशत का साइज 40 अरब डॉलर्स था। यानी भारत की मईशत पाकिस्तान से 7 गुना बड़ी थी, मगर भारत की आबादी भी पाकिस्तान से 7 गुना ज़्यादा थी, जबकि बांग्लादेश की मईशत महज 26 अरब डॉलर्स थी और आबादी तकरीबन पाकिस्तान के बराबर थी। मगर पाकिस्तान की फीकस आमदनी 380 डॉलर्स थी, भारत की 350 और बांग्लादेश की 270 डॉलर्स थी। यानी पाकिस्तान की फीकस आमदनी दोनों ममालिक से बेहतर थी। 1998 में भारतीय मईशत का हजम 410 अरब डॉलर्स हो गया। बांग्लादेश की मईशत 50 अरब डॉलर्स पर पहुंच गई, जबकि पाकिस्तानी जीडीपी यानी मईशत का हजम 60 अरब डॉलर्स पर हो गया। यानी 10 बरस में पाकिस्तान और भारत की मईशत में फ़र्क बरकरार रहा। बांग्लादेश की मईशत पीछे ही रही। फिर परवेज़ मुशर्रफ ने मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलट दिया। फिर 2003 में पाकिस्तानी मईशत का हजम 83 अरब डॉलर्स और भारतीय मईशत का हजम 500 अरब डॉलर्स तक पहुंच गया और बांग्लादेश की मईशत 60 अरब डॉलर्स की हो गई। 2 साल बाद यानी 2005 में भारतीय मईशत का हजम 800 डॉलर्स हो गया। पाकिस्तानी मईशत 100 अरब डॉलर्स तक पहुंच सकी, बांग्लादेशी मईशत 70 अरब डॉलर्स तक पहुंची। भारतीय मईशत पाकिस्तान से 8 गुना बड़ी हो गई और फिर 2005 में पहली दफ़ा भारत ने पाकिस्तान को फीकस आमदनी में भी पीछे छोड़ दिया। और दिलचस्प बात यह है कि आबादी में इजाफे में पाकिस्तान बांग्लादेश को पीछे छोड़ता जा रहा था। 1971 में बांग्लादेश की आबादी थी 6.5 करोड़, पाकिस्तान की आबादी थी 6 करोड़, यानी बांग्लादेश से 50 लाख कम। 2005 में बांग्लादेश की आबादी हो गई 14 करोड़, पाकिस्तान की हो गई 16 करोड़, यानी 2 करोड़ ज्यादा हो गई। फिर 2 साल बाद यानी 2007 में भारतीय मईशत 1200 अरब डॉलर्स तक पहुंच गई, जबकि पाकिस्तानी मईशत का हजम 150 अरब डॉलर्स हो गया, जबकि बांग्लादेश का मुआशी साइज 80 अरब डॉलर्स रहा और भारत की फीकस आमदनी 1000 डॉलर्स तक पहुंच गई। ये वो वक्त था जब भारत और बांग्लादेश में मईशत की मजबूत बुनियादें रखी गईं, जबकि पाकिस्तान का दरामदाद पर इन्हिसार बढ़ रहा था। हम आपको दरामदाद और बरामदाद के हवाले से भी दादोशुमार दिखाएंगे, मगर अभी मजीद बात करेंगे पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश की मईशत के मवाजने की। भारतीय मईशत में मजीद तेजी आई। 2010 में भारतीय मईशत 1300 अरब डॉलर्स तक पहुंच गई, जबकि पाकिस्तानी मईशत 177 अरब डॉलर्स तक पहुंच सकी। बांग्लादेशी मईशत 111 अरब डॉलर्स तक पहुंच चुकी। फिर 2012 में पाकिस्तानी मईशत 225 अरब डॉलर्स की हो गई, मगर भारतीय मईशत 1800 अरब डॉलर्स तक पहुंच गई। बांग्लादेशी मईशत 133 अरब डॉलर्स तक पहुंच गई। 2014 में भारतीय मईशत का हजम 2000 अरब डॉलर से भी आगे बढ़ गया, जबकि पाकिस्तानी मईशत 250 अरब डॉलर्स तक पहुंच सकी और बांग्लादेशी मईशत 175 अरब डॉलर्स की हो गई। और 2018 में
भारतीय मीशत का हुजूम पाकिस्तान से 10 गुना ज़्यादा हो गया। भारतीय मीशत 2,700 अरब डॉलर्स तक पहुंच गई और हम 314 अरब डॉलर्स तक पहुंचे। बांग्लादेश की मीशत 250 यानी 275 अरब डॉलर्स की हो गई। और फिर पिछले 2 सालों में हमने तरक्की नहीं की। रुपया गिरने से डॉलर्स में हम और पीछे चले गए। पाकिस्तान की मीशत 314 अरब डॉलर से 270 अरब डॉलर्स पर पहुंच गई और भारतीय मीशत 3,200 अरब डॉलर्स पर पहुंच गई और बांग्लादेश की मीशत 275 अरब डॉलर से ऊपर चली गई, हमसे आगे निकल गई। यानी भारतीय मीशत पाकिस्तानी मीशत से 12 गुना ज़्यादा बड़ी हो गई, जबकि आबादी सिर्फ 7 गुना ज़्यादा है। यही नहीं, बांग्लादेश जो 1971 में पाकिस्तान से अलग हुआ और जिसकी मीशत पाकिस्तान से बहुत पीछे थी, हम उससे आबादी में आगे निकल गए और मीशत में बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया। पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है, बांग्लादेश की आबादी 16 करोड़ है, 6 करोड़ हमसे कम। और आज बांग्लादेश की फीकस आमदनी जो 30 साल पहले हमसे बहुत पीछे थी, वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है। बांग्लादेश की फीकस आमदनी 1700 डॉलर, भारत की 1900 और पाकिस्तान की 1150 डॉलर रह गई है। अब बात करेंगे पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश की बरामदात की। ये बहुत अहम मवाजना है क्योंकि बरामदात किसी भी मईशत की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। खसारा कम होता है, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ते हैं। 1999 में बांग्लादेश की बरामदात पाकिस्तान से कम थी, 6 अरब डॉलर्स थी। पाकिस्तानी बरामदात 8 अरब 40 करोड़ डॉलर्स थी, जबकि भारतीय बरामदात 36 अरब डॉलर्स थी, यानी पाकिस्तान से 4 गुना ज़्यादा। मगर 1999 से 2005 तक भारतीय बरामदात 3 गुना बढ़ गई, 100 अरब डॉलर्स तक पहुंच गई, जबकि पाकिस्तान अपनी बरामदात दुगनी भी नहीं कर सका। 8 अरब डॉलर से 15 अरब डॉलर तक पहुंच सका। बांग्लादेश की बरामदात 9.5 अरब डॉलर तक पहुंच गई। 2008 में पाकिस्तान की बरामदात बढ़कर 22 अरब डॉलर्स हो गई, बांग्लादेश की बरामदात 15.5 अरब डॉलर्स हो गई, मगर भारतीय बरामदात 180 अरब डॉलर्स तक पहुंच गई। यानी जनरल मुशर्रफ के दौर में बरामदात का फर्क 4 गुना से बढ़कर 9 गुना हो गया। पाकिस्तानी बरामदात 1.5 गुना बढ़ी, मगर भारतीय बरामदात 5 गुना बढ़ गई। तो भारत चीन के मुकाबले में पीछे था, हम भारत के मुकाबले में बहुत पीछे रह गए और फिर बांग्लादेश भी हमसे आगे निकलने लगा। साथ ही उस ज़माने में बांग्लादेश ने एक्सपोर्ट्स के लिए नई मार्केट्स ढूंढना शुरू की, वैल्यू एडिशन पर तवज्जो दी, ज्वाइंट वेंचर किए ताकि उन्हें आइंदा फ़ायदा हो। और जनरल मुशर्रफ के दौर के बाद जब पाकिस्तान को फौरी तौर पर IMF के पास जाना पड़ा, भारत में GDP और बरामदात दोनों में तेज़ी से इजाफा हो रहा था। चीन के मुकाबले में कम, पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा। 2013 में जब पाकिस्तान 5 साल बाद एक बार फिर से IMF प्रोग्राम में जा रहा था, पाकिस्तान की बरामदात बमुश्किल 3 अरब डॉलर्स बढ़कर 25 अरब डॉलर्स हुई, जबकि इसके मुकाबले में भारतीय बरामदात 180 अरब डॉलर से बढ़कर 313 अरब डॉलर्स तक पहुंच गई और बांग्लादेश 25 अरब डॉलर्स के साथ पाकिस्तान के बराबर पहुंच गया। फिर उसके बाद पाकिस्तानी बरामदात 25 अरब डॉलर से आगे नहीं बढ़ सकी। 2018 में पाकिस्तानी बरामदात कम होकर 22 अरब डॉलर तक पहुंच गई। बांग्लादेश 40 अरब डॉलर से ऊपर चला गया, हमसे बहुत आगे निकल गया, जबकि भारतीय बरामदात 330 और चीनी बरामदात 2400 अरब डॉलर तक पहुंच गई। हम 25 अरब डॉलर से ऊपर नहीं जा पाए। इस वक्त वियतनाम की बरामदात 1999 में 11.5 अरब डॉलर्स थी, पाकिस्तान के तकरीबन बराबर, मगर 2018 में वियतनाम की बरामदात 244 अरब डॉलर्स हो गई, यानी पाकिस्तान की बरामदात से 10 गुना ज़्यादा। तो पाकिस्तान पीछे जा रहा था, जबकि खित्ते के ममालिक आगे जा रहे थे और दुनिया में अपनी जगह बना रहे थे। पाकिस्तान को दहशतगर्दी और बिजली की कमी ने अपनी लपेट में ले लिया था। पाकिस्तान ने तमाम शोबों में बुरी कारकर्दगी दिखाई। GDP ग्रोथ, GDP साइज, फीकस आमदनी, इन्वेस्टमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, गर्ज के हर शोबे में। आज बांग्लादेश के जिम्मेदार ज़र मुबादला के ज़खायर 34 अरब डॉलर हैं, भारत के 535 अरब डॉलर हैं, पाकिस्तान के स्टेट बैंक के पास 12.5 अरब डॉलर हैं, वो भी IMF और दोस्त ममालिक से लेकर रखे गए हैं। सऊदी अरब ने 1 अरब डॉलर वापस निकाले तो चीन से लेकर देने पड़े और अब सऊदी अरब से वापस दरख्वास्त की गई है कि रियायत पर तेल की जो सहूलत दी गई थी उसे वापस बहाल कर दे। बरामदात पर तवज्जो जनरल मुशर्रफ के दौर में नहीं दी गई। उस वक्त भारत, चीन, बांग्लादेश और वियतनाम सब ने अपनी मईशतों में इस तरह सरमायाकारी पर जोर दिया कि उनकी मईशत आगे निकल जाए, मगर पाकिस्तान में ना बिजली, ना गैस और ना ही बरामदात की सनत में सरमायाकारी हुई और दहशतगर्दी बढ़ती चली गई, मईशत गिरती चली गई। फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग के दौर में भी फोकस बरामदात से ज़्यादा दरामदात पर ही रहा और दरामदात बढ़ती रही, मगर नून लीग के दौर में बिजली की कमी पूरी कर दी गई और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर कर दिया गया, मगर करंट अकाउंट खसारा इतना बढ़ा कि फिर IMF के पास जाना पड़ा और फिर तहरीक इंसाफ के 2 साल में मुआशी तरक्की नहीं हुई। IMF के पास जाने में देर की गई, इंडस्ट्री का एतमाद बुरी तरह मुतासिर हुआ और पहली दफ़ा हुआ कि मुसलसल लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की तरक्की मनफी रही। दूसरे साल में मनफी 10% रही। जो तरक्की की शरह 5% से ज़्यादा थी, वो तहरीक इंसाफ के पहले साल में 1.9% हो गई, दूसरे साल में मनफी हो गई। 2 साल में टैक्स में भी कोई इजाफा नहीं हुआ। 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, मगर बेरोजगारी में इजाफा हो गया। खुद डॉक्टर हफीज़ पाशा के मुताबिक बेरोजगार अफराद की तादाद 1 करोड़ हो गई। गुर्बत 50% को छू रही है, मगर अब इशारे मिल रहे हैं कि 2 साल की बुरी कारकर्दगी के बाद मईशत ने जितना बुरा वक्त देखना था देख लिया। यहाँ से बेहतरी की तवक्को है। वज़ीर आज़म ने आज खुद
बेहतर मुस्तकबिल की नवीद सुनाई। बात करेंगे मुआशी तज्जियाकार मोहम्मद सुहेल से। मोहसिन साहब बहुत शुक्रिया। मोहसिन साहब, कहा जा सकता है कि जितना बुरा टाइम था देख लिया, अब बेस इफेक्ट की वजह से भी, और वैसे अब बेहतर टाइम आएगा पाकिस्तान की मईशत में? शादिब भाई, जो जून जुलाई का ट्रेंड है उससे बज़ाहिर लग रहा है कि बॉटम आउट चीज़ें हो गई हैं, मगर इसमें सबसे बड़ा कंडीशन यही है कि कोरोना के जो पाकिस्तान में बेहतरी है वायरस की, वो वैसे ही रहे, कोई सेकंड वेव ना आए। तो हमें लग रहा है कि बॉटम हो गया है, क्योंकि ये बहुत शदीद गिरावट है 10% की। ना सिर्फ ये इस साल की है, पिछले 2 साल से यही ट्रेंड चल रहा है। पाकिस्तान की GDP 72 साल हिस्ट्री में बहुत कम ऐसे मौके हुए होंगे कि 2 साल ग्रो ही नहीं की होगी। तो जब एक चीज़ स्टैग्नेंट हो जाती है और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो लगातार गिर रही है, तो फिर हम इसको कहते हैं कि बेस इफेक्ट आ जाता है। जब बेस इतना छोटा हो जाता है कि फिर वहाँ से हर सूरत में रिकवरी होती है। और हम यही देख रहे हैं कि वायरस के बाद ना सिर्फ एक तो पेंटअप डिमांड है जिसकी वजह से लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की परफॉर्मेंस जून में बेहतर रही है और जुलाई में भी बेहतर होगी, मगर इसके साथ साथ जो 2 साल की रिसेशन था उसके बाद भी एक रिकवरी एक्सपेक्टेड लग रही थी, और जो अभी रिकवरी देखी जा रही है वो हमारे तवक्कुआत से कुछ ज़्यादा बेहतर है। सब, और ये रिकवरी अभी इतनी है कि जो एग्जिस्टिंग ज़ाहिर है पाकिस्तान की प्रोडक्शन है उसके हिसाब से वही पूरी हो जाए, या नई इंडस्ट्री में भी सरमायाकारी हो रही है? मुस्तकबिल इतना बेहतर नज़र आ रहा है कि नई इंडस्ट्री में सरमायाकारी हो के डिमांड इतनी बढ़ेगी? मुझे लगता है इसमें वक्त लगेगा। ये ऐसे अभी एनेक्डोटल एविडेंस जो हमें बता रहे हैं उसमें तो ये लग रहा है कि डिमांड बढ़ रही है, मगर एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज़ है, चाहे वो सीमेंट हो, चाहे ऑटोमोबाइल हो, चाहे स्टील हो, चाहे टेक्सटाइल हो। तो अब वो वाली स्ट्रॉन्ग GDP ग्रोथ या वो वाली माहौल नहीं हुआ है कि जब डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। मगर अगर माहौल साजगार रहा, जिसमें इंटरेस्ट रेट लो रहे, जिसमें करेंसी स्टेबल रही, जिसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही, तो हो सकता है कि 1-2 साल के बाद शायद वो इतनी डिमांड बढ़ जाए कि ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूज इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट हो। मगर मुझे लगता है इट्स टू अर्ली टू कमेंट ऑन दैट। इसमें कुछ वक्त जरूर लगेगा। मतलब इस हुकूमत के 2 सालों में फिस्कल खसारा बहुत ज्यादा रहा है। पहले साल में 8.9%, दूसरे साल में 8.1%, मगर हुकूमत खुश है कि 9.1% सोचा था, 8.1% हुआ है। अब जाहिर उसमें जो कोरोना का पैकेज वज़ीर आज़म ने अनाउंस किया वो पूरा यूटिलाइज नहीं हुआ। आपको लगता है कोई अच्छा साइन है जो हुकूमत इसका भी क्रेडिट ले रही है? नहीं, मेरे ख्याल में ये कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं है। ये तो जो कोविड से रिलेटेड एक्सपेंसेस थे वो कैरी फॉरवर्ड हो गए इस साल में। तो मेरे ख्याल में ये 9 की जगह 8.5 या 8.2 हो जाना, ये कोई मेरे ख्याल में मेजर अचीवमेंट नहीं है। मगर ये कॉज ऑफ कंसर्न ज़रूर है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में 2-3 साल तक फिस्कल डेफिसिट 8% से ऊपर रह जाना, ये बहुत बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद थे। खित्ते में सूरत हाल बदल रही है, पाकिस्तान का भी इस पर रिस्पॉन्स आ गया है। बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। मशरिक़ वस्ता की हालिया तारीख में 2 बड़े तनाज़े रहे हैं। एक मसला फ़लस्तीन पर इसराइल के साथ अरब ममालिक का तनाज़ा, और दूसरा अरब ममालिक खासतौर पर सऊदी अरब और ईरान में तनाज़ा। दोनों तनाज़े दिहाइयों पुराने हैं। खित्ते में सऊदी अरब और ईरान में यह तनाज़ा रहा है कि कौन मुसलमान ममालिक की क़यादत करेगा। इसराइल के साथ अरब ममालिक का तनाज़ा तो हल की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है, और नज़र आ रहा है कि अरब ममालिक की खारजा पॉलिसी का महवर मसला फ़लस्तीन पर मजहब की बुनियाद पर था, अब मुआशी मफादात की बुनियाद पर होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान डील हो गई है, जिसे तारीखी करार दिया जा रहा है और इसे खित्ते में अमन के लिए बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है। और अब पाकिस्तान का भी इस मुआहदे पर रद्द-ए-अमल सामने आया है। दफ्तर खारजा से जारी बयान के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के मुआहदे के दूररस मुज़म्मिरात होंगे। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के कानूनी हुकूक और खुद मुख्तारी के हुकूक का इदराक रखता है। मशरिक़ वस्ता में अमन और इस्तेहकाम भी पाकिस्तान की अहम तरजीह है। अक़वाम मुत्तहिदा और OIC की करारदादों के मुताबिक पाकिस्तान जामे और पायदार अमन के लिए 2 रियासती हल की हिमायत करता है। पाकिस्तान की हिकमत अमली इस जायज़े पर मुनहसिर होगी, जिसमें देखा जाएगा कि फ़लस्तीनियों के हुकूक और ख्वाहिशात को कैसे बरकरार रखा जाएगा और खित्ते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम को कैसे कायम रखा जाता है। जबकि दूसरी जानिब ईरान, तुर्की और फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने इसकी मजम्मत की है। ईरानी दफ्तर खारजा ने मुआहदे को सिफारती हिमाकत करार दिया है और कहा है कि मजलूम फ़लस्तीनी अवाम और दुनिया की तमाम आज़ाद कौमें सफ़ाक इसराइली हुकूमत के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने को कभी माफ़ नहीं करेंगी। ये फ़लस्तीनियों की पीठ में छुरा घोंपना है। इसी तरह तुर्की की वज़ारत खारजा ने कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात का ये रवैया मुनाफिकाना है।
तारीख और खित्ते के लोग इसराइल के साथ मुआहदे पर मुत्तहिदा अरब अमारात के मुनाफिकाना तर्ज अमल को कभी फरामोश नहीं कर पाएंगे। ये बात वाज़ेह हो कि 2010 से पहले तुर्की के इसराइल के साथ अच्छे तिजारती और सिफारती ताल्लुकात रहे हैं। इस मुआहदे को अरब ममालिक भी कामयाबी करार दे रहे हैं, मगर ईरान इससे खुश नहीं है और अब खदशा है कि खित्ते में ईरान के साथ अरब ममालिक का तनाज़ा मजीद बढ़ेगा, क्योंकि अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात कशीदा हैं, इसराइल और ईरान के ताल्लुकात भी कशीदा हैं, और ईरान और अरब ममालिक के ताल्लुकात भी कशीदा हैं, क्योंकि सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक को शिकायत है कि ईरान इराक, शाम, यमन और लेबनान में अपना असर वसूख मुसलसल बढ़ा रहा है। ईरान इराक में अपना असर वसूख बढ़ा रहा है। ईरान ने जनरल कासिम सुलेमानी की मौत के बाद इराक में अमरीकी तनसीबात पर हमले भी किए। इसी तरह शाम में भी ईरान और सऊदी अरब की प्रॉक्सीज आपस में आमने सामने रहीं। ईरान शामी सदर बशार अल असद का हामी है और ईरानी मलेशिया ने शाम में बशार अल असद की फ़ौज के साथ मिलकर बागियों के खिलाफ लड़ाई भी की, जबकि सऊदी अरब बशार अल असद के सख्त मुखालिफ है और उनके खिलाफ मुसल्लह कार्रवाइयाँ करने वाले बागियों के साथ है। और इस जंग में सऊदी अरब के साथ अमेरिका और दीगर नेटो ममालिक भी बागियों की हिमायत करते रहे हैं। शाम में बशार अल असद की फौज ईरान और रूस की मदद से बागियों और दाइश को काबू करने में कामयाब हो गई है, इसलिए अब वहाँ ईरान का रसूख मजीद बढ़ गया है। इसी तरह लेबनान में ईरान की हिमायत याफ्ता हिजबुल्लाह सियासी और अस्करी तौर पर खासी मजबूत है, जबकि सऊदी अरब लेबनान के सुन्नियों की मदद करता रहा है और उसे हिजबुल्लाह की बढ़ती हुई ताकत पर सख्त एतराज़ है। सबसे संगीन सूरत हाल यमन में है। यमन सऊदी अरब के पड़ोस में है। दोनों मुल्कों में यमन के मामले में भी सख्त इख्तलाफात हैं, जो सितंबर 2015 में उस वक्त खुलकर सामने आए जब सऊदी अरब ने यमन में हौसी बागियों के खिलाफ फिजाई कार्रवाइयाँ शुरू की। सऊदी अरब का इल्ज़ाम है कि ईरान हौसी बागियों की हिमायत करके यमन के हालात ख़राब कर रहा है। 2015 से सऊदी अरब की हिमायत याफ्ता फोर्सेज यमन में हैं, मगर अभी तक उन्हें कोई ठोस कामयाबी नहीं मिल सकी है, बल्कि हौसी बागी यमन के साथ साथ सऊदी अरब में भी बाज़ मकामात को निशाना बनाते रहे हैं। सऊदी अरब और ईरान में कशीदा ताल्लुकात की एक तारीख है जो दहाइयों पुरानी है, उनमें उतार चढ़ाव आता रहा है। इनके ताल्लुकात में 1979 के बाद ज़्यादा कशीदगी आई, लेकिन इससे पहले भी चंद वाक़यात हैं जिसमें दोनों ममालिक एक दूसरे के आमने सामने आए। 1973 की अरब इसराइल जंग में जब तेल पैदा करने वाले तमाम खलीजी ममालिक ने अमेरिका को तेल की फराहमी बंद कर दी, तो दुनिया भर में तेल की कीमतें $3 से $12 तक चली गई और दुनिया में तेल का बहरान पैदा हो गया। लेकिन शाह ईरान रज़ा शाह पहलवी ने अमेरिका को तेल की फराहमी जारी रखी, जिसके बाद ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में कुछ तलखी आई। इसी तरह 1948 में जब इसराइल बना तो ईरान ने उसे तस्लीम किया, सऊदी अरब ने उसकी सख्त मुखालफत की, लेकिन फिर सूरत हाल तब्दील हुई और ईरान इनकलाब के बाद इसराइल का बदतरीन मुखालिफ हो गया और सऊदी अरब इसराइल के करीब हो रहा है। बहरहाल फरवरी 1979 में ईरानी इनकलाब के बाद खित्ते की सियासत में हलचल मच गई। ईरान और सऊदी अरब ने मशरिक़ी वस्ता में अपना अपना असर रसूख बढ़ाने के लिए प्रॉक्सी शुरू की। इसी तरह ईरान में इनकलाब के बाद इराकी सदर सद्दाम हुसैन ने इल्ज़ाम लगाया कि इमाम खुमैनी अपना इनकलाबी नज़रिया इराक के शिया अवाम में फैलाकर उनका तख्ता उलटना चाहते हैं। इस इल्ज़ाम को जवाज़ बनाकर इनकलाब के अगले ही साल 1980 में इराक ने ईरान पर चढ़ाई कर दी। इराकी हमले की अमेरिका और सऊदी अरब ने न सिर्फ ज़बानी बल्कि माली हिमायत भी की। सऊदी अरब ने इराक को $25 अरब की इमदाद भी की। बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। दोनों मुल्कों में खित्ते के कई ममालिक पर में प्रॉक्सी वॉर शुरू कर दी गई। 1981 में बहरीन के शाह के खिलाफ बगावत की साजिश सामने आई, इल्ज़ाम ईरान पर लगा। 1983 में कुवैत में दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया और एक बार फिर इस कार्रवाई के पीछे ईरान के मुलविस होने का इल्ज़ाम लगा। 1983 में ही लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में अमरीकी फ़ौजियों पर हमले में भी ईरान के मुलविस होने के इल्ज़ाम सामने आए। इस 80 की दिहाई में सऊदी अरब में हज के दौरान ईरानी शहरियों का एहतजाज मामूल बन गया, लेकिन 2 अगस्त 1987 में यह एहतजाज पुरतशद्दुद हो गया। ईरान इराक जंग में सऊदी अरब के किरदार के खिलाफ ईरानियों ने एहतजाज किया। सऊदी फोर्सेज ने एहतजाज करने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन किया और इस तसादुम में 275 ईरानियों समेत 400 से ज़ायद अफराद मारे गए। सऊदी अरब ने इस वाक़े को भगदड़ करार दिया, जबकि ईरान ने इल्ज़ाम लगाया कि सऊदी फोर्सेज ने ईरानी मुजाहिरीन पर हमला किया। इस कशीदगी के बाद तेहरान में मुश्तइल हुजूम ने सऊदी सिफारत खाने पर हमला किया और 4 सऊदी सिफारतकारों को अगवा कर लिया। इसके बाद ये कशीदगी बढ़ती ही रही। 1-2 दफ़ा कशीदगी कम करने की कोशिशें ज़रूर की गई, मगर वो कामयाब नहीं हो सकी और अब भी दोनों ममालिक में कशीदगी बरकरार है और ये कम होने के बजाय बढ़ रही है। इसलिए खदशा ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि इसराइल के साथ ताल्लुकात में बेहतरी के बाद सऊदी अरब और ईरान में तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करेगा, क्योंकि इसराइल के भी अरब ममालिक की तरह ईरान से ताल्लुकात बेहतर नहीं हैं। साथ ही अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात भी इराक में 3 जनवरी को ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की मौत के बाद मजीद कशीदा हो गए हैं। ईरान ने इराक में अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाया, जिसके बाद अमेरिका ने ईरान पर मजीद पाबंदियाँ लगा दी और यह खदशा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के हवाले से मजीद सख्त फैसले करेंगे और खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ेगी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। हुकूमत के खिलाफ नैब का एक केस है जिसमें अब तक कोई पेशरफ नहीं हुई। वो केस है बिलियन ट्री सुनामी का, जिसमें खुद तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बेज़ाब्तगियों का एतराफ़ कर लिया है और अपने ही अफसरान के खिलाफ एक्शन भी ले लिया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जुलाई में महकमा जंगलात के 20 अफसरान और अहलकारों को जुर्माने और सजाएं दी।
2.5 साल पहले जब 7 फरवरी 2018 को द न्यूज़ और जंग में अरशद अजीज मलिक की खबर शाया हुई थी कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के बिलियन सुनामी प्रोजेक्ट में संगीन बेज़ाब्तियाँ हुई हैं, मगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने रिपोर्टर के खिलाफ हतक इज्जत का दावा कर दिया। मगर गुज़िश्ता साल अगस्त में पेशावर की मकामी अदालत ने हतक इज्जत के दावे को मुस्तरद कर दिया था। दिलचस्प बात यह है कि नैब ने बिलियन सुनामी केस का नोटिस लिया था। अप्रैल 2018 में नैब खैबर पख्तूनख्वा ने बिलियन सुनामी में बेज़ाब्तियों की तहकीकात शुरू की थी। द न्यूज़ में अरशद अजीज मलिक की खबर के मुताबिक नैब खैबर पख्तूनख्वा ने तहकीकात के बाद रवां साल 1 जनवरी को नैब हेडक्वार्टर्स को एक रिपोर्ट भेजी और बताया कि इंक्वायरी में 462 मिलियन रुपए के नुकसान की निशानदही हुई है, इसलिए इंक्वायरी को 4 इन्वेस्टिगेशंस में तब्दील किया जाए। जनवरी में यह दरख्वास्त की गई, मगर इस हवाले से कोई पेशरफ्त सामने नहीं आई। हमने 23 जुलाई को तर्जुमान नैब से पूछा कि नैब खैबर पख्तूनख्वा ने अप्रैल 2018 में बिलियन सुनामी मंसूबे के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज किया। फिर जनवरी 2020 में नैब हेडक्वार्टर्स को कहा कि इस इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील कर दिया जाए। दरख्वास्त के बाद अब तक 6 एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग भी हुई है। क्या इन्वेस्टिगेशन या फिर रेफरेंस की कोई मंजूरी हुई है? इस हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है? हम 3 हफ्ते से नैब तर्जुमान से पूछ रहे हैं, मगर उन्होंने इस हवाले से कुछ नहीं बताया। तो हम एक ब्रेक शामिल करते हैं। 73 साल पहले आज ही के दिन पाकिस्तान आज़ाद हुआ। पूरे मुल्क में जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है। बानी पाकिस्तान की तालीमात को याद किया जा रहा है। कायद आज़म ने सिर्फ पाकिस्तान की आज़ादी की जंग ही नहीं लड़ी, बल्कि पाकिस्तान बनने से पहले और पाकिस्तान बनने के बाद वाज़े अल्फाज में बताया कि पाकिस्तान कैसे चलेगा, यहाँ कौन सा निज़ाम चलेगा, पड़ोसी ममालिक से ताल्लुकात किस तरह के होंगे, हुकूमती निज़ाम क्या होगा, ब्यूरोक्रेसी का क्या किरदार होगा और अक़लियतों को क्या हुकूक हासिल होंगे। इन सब के बारे में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने वाज़े हिदायत दी। 11 अगस्त 1947 को दस्तूर साज असेंबली से खिताब करते हुए कायद आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में आप सब आज़ाद हैं। आप आज़ाद हैं अपने मंदिर में जाने के लिए, आप आज़ाद हैं अपनी मसाजिद में जाने के लिए, और किसी भी इबादत गाह में आपका कोई भी मजहब, ज़ात या मसलक हो सकता है। रियासत के उमूर का इससे कोई ताल्लुक नहीं। इसके बाद आप देखेंगे कि कुछ अरसा गुजरने के बाद हिंदू हिंदू नहीं रहेंगे और मुसलमान मुसलमान नहीं रहेंगे। मैं ये बात मजहबी मायनों में नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ये तो हर फर्द के निजी अकीदों का मामला है, बल्कि रियासत के बाशिंदे होने की बिना पर सियासी मायनों में कह रहा हूँ। पाकिस्तान बनने के बाद जो पहली काबीना मोहम्मद अली जिन्ना ने खुद बनाई, उसमें भी अक़लियत की नुमाइंदगी थी। वज़ीर कानून की तकर्री की गई, उनका ताल्लुक भी अक़लियत से था। इसी तरह मुल्क की खारजा पॉलिसी क्या होगी, इस हवाले से वज़ीर खारजा की तकर्री की गई, उसके लिए भी इंतखाब अक़लियत से किया गया। ये इंतखाब खुद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने किया, मगर क्या कायद ने जो सोचा, जो कहा और बाद में करके दिखाया कि आज हमारा पाकिस्तान वैसा पाकिस्तान है। साथ ही कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने रियासत कैसे चलेगी ये भी बता दिया। 14 जून 1948 में कोयटा कमांड कॉलेज की तकरीब हलफ बर्दारी से खिताब करते हुए कायद आज़म ने कहा कि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर आपके पास वक्त हो तो आइन का मुतालिया करें, जिसमें लिखा है कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी पाकिस्तानी हुकूमत के सरबराह से शुरू होती है, जो इस वक्त गवर्नर जनरल है। इसलिए आपके पास जो भी अहकामात आते हैं वो बिना एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के मंजूरी से नहीं आ सकते, और यही कानूनी तरीक़ाकार है। इससे पहले अगस्त 1947 में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से जब फौज के एक जूनियर अफसर ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि फौज के आला ओहदों पर गैर मुल्की तैनात हैं, इन गैर मुल्की अफसरान के बजाय हमें मौका दिया जाए और मकामी अफसरान को आला ओहदों पर फाइज किया जाए, उस पर कायद आज़म ने गुस्से में जवाब दिया कि मत भूलें, फौज अवाम की मुलाजिम है, मुल्की पॉलिसी आप नहीं हम सिविलियन बनाते हैं, हम चीज़ें तय करते हैं और आपका काम उन पर अमल दरामद करना है। पाकिस्तानी फ़ौज अवाम की फ़ौज है, फ़ौज इतना एग्जीक्यूटिव का हिस्सा नहीं जितना अवाम का है। पाकिस्तानी फ़ौज बैरूनी ख़तरों का वाहिद दिफा है, इसे सियासी क्यों बनाएं। आज क्या हम पाकिस्तान में कायद आज़म के पाकिस्तान में जी रहे हैं? ज़रा सोचिए और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।